जी, मेन तो हमारा टारगेट है आज कि 2026 के जनरल मार्क्स पढ़ना और IFRS 9 का क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक है। और उसके रिमार्क्स भी पढ़ना है कि लास्ट टाइम क्या क्या इशू आया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जून 14 में YL परचेज 5 मिलियन बॉन्ड। और यहाँ से मैं आपको एक बात सिखाता हूँ कि आप लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें से हर हाल में ले सकते हो, चाहे नई चीज का आपको नहीं भी पता। 5 मिलियन बॉन्ड खरीदा जिसकी फेस वैल्यू 50 है और टोटल कंसिडरेशन है 215 मिलियन। फेस वैल्यू और टोटल कंसिडरेशन में फर्क ये है, जो टोटल कंसिडरेशन है वो फेयर वैल्यू है, मतलब जितने में आप खरीद रहे हो, और उसकी फेस वैल्यू और उसका जो डिफरेंस होगा या वो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4 मिलियन है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करते हैं, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट और थ्रू OCI हो तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है। द बॉन्ड्स विल मैच्योर 31 दिसंबर 30, मतलब 5-6 साल का है। द बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। उसने खुद ही बता दिया कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। चलिए ये हमारी मेहनत खत्म हो गई। द बॉन्ड कैरी कूपन रेट 12% है और इफेक्टिव रेट 15% है। दूसरी मेहनत भी खत्म हो गई कि जो चीजें हमें चाहिए मिल रही हैं। एट इनिशियल while determine the bonds were not credit impaired। आपको शुरू में, ये एट इनिशियल का मतलब क्या है, आपको पता है कि फाइनेंशियल एसेट जिस दिन खरीदते हैं उस दिन भी इंपेयर हो जाता है। अगर आप पिछले सवाल देखो, हमने एग्जांपल की है जिसमें जिस दिन खरीदा उसी दिन भी इंपेयर में टेस्ट लगाया हुआ था, मतलब एट द रिकग्निशन डेट, इनिशियल रिकग्निशन। अगर आपका कोई क्रेडिट रिस्क है तो आपने उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी है। फिर उसके बाद हर साल किसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, जो चेंज होता रहता है। अगर बढ़े तो एक्सपेंस में चला जाएगा और अगर कम हो तो एक्सपेंस रिवर्सल होता जाएगा। अब थ्रू OCI है तो हम इंपेयरमेंट की क्या एंट्री पास करेंगे, थ्रू OCI इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, OCI क्रेडिट। आगे चलते हैं। कहते हैं on 31 December 25 YL received an annual interest payment। कहते हैं 2025 में आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। However, due to deteriorating credit rating of the bond, they determined that there had been a significant increase in credit risk। 2025 में significant credit risk बढ़ गया। आप मुझे ये बताएं, अगर हाई क्रेडिट रिस्क है या लो क्रेडिट रिस्क है? अगर हाई क्रेडिट रिस्क होगा तो ये लाइफ टाइम में जाएगा या 12 मंथ में जाएगा? लाइफ टाइम क्रेडिट रिस्क में चला जाएगा। ओके होगी बात। उसके बाद वो कहते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बॉन्ड्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस एंड फेयर वैल्यू। दिसंबर 24 में 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस है 4.5 और लाइफ टाइम है 10.4 और फेयर वैल्यू है 228। मुझे ये बताओ कि 2024 में हम लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस लेंगे या 12 मंथ लेंगे? 2024 में, दिसंबर 24 में। देखिए लेना तो है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अगर रिस्क है लेना तो है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अगर तो डाटा डिफरेंट टाइप का गिवन होगा वही डाटा लेंगे जिस अंदाज में गिवन होगा, और अगर हाई या लो रिस्क में बताया होगा तो अगर लो रिस्क है तो आप 12 मंथ ले लेना और अगर हाई रिस्क है तो आप लाइफ टाइम ले लेना। अब 2024 में कोई रिस्क नहीं था, ये तो 2025 में रिस्क बढ़ा। 2025 का भी इंटरेस्ट रिसीव होने के बाद 2025 का भी हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया था। अब फ्यूचर में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क आ जाने, उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी, तो दिसंबर 2024 में हम लेंगे 12 मंथ सिर्फ नेक्स्ट ईयर की प्रोविजन, और 2025 में क्योंकि बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं फिर हम लेंगे लाइफ टाइम। अगर ये अगले महीने भी 2025 में भी रिस्क इनसिग्निफिकेंट होता, हम 4.5 से कितना चला जाते, 10.4, और सॉरी 4.5 से 7.5। अब हुआ ये है
कि आपके पास 2024 में तो जो रिस्क है वो इनसिग्निफिकेंट था और 2025 में सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें होगा क्या कि 2025 में हम लेंगे, सॉरी 2024 में लेंगे 4.5, जब 2025 में जाएंगे फिर ये नहीं देंगे, फिर ये ले। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो 4.5 से रिस्क कितना हो गया 17.2, कम हुआ ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा हुआ एंट्री क्या पास करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट ओसीआई। बाकी जो फेयर वैल्यू वाला ओसीआई है वो अलग से रिकॉर्ड होगा। कहते हैं जनाब प्रिपेयर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट विद कंपैरेटिव 2025। अगर हम 2025 का कंपैरेटिव बनाएंगे तो वो 2024 बनेगा। अब अगर हम इसका देखें रिमार्क्स के हिसाब से तो आई क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में 27% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए और एक हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिनमें 3% बच्चा पास हुआ। बाकी अगर आप देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 में 78%, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 73, क्वेश्चन नंबर 3 में 73, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी 24% है, दूसरा सेकंड वर्स्ट रिजल्ट, फिर 7, 8 और 9 में भी रिजल्ट अच्छा ही है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन बुरा रिजल्ट सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में है, फिर उसके बाद 5 और 6, ये तीनों में थोड़ा रिजल्ट डाउन है। ओवरऑल 42% है। अगर हम एग्जामिनर के रिमार्क्स पढ़े ओवरऑल, कहते हैं ओवरऑल पासिंग रेट रिमेन ब्रॉडली स्टेबल compared with 42% in previous session and 5 session average 43% result आ रहा है fair to. However, this overall stability marks considerable variation in question wise performance. Examinees appeared more comfortable with familiar and structured area, while performance declined materially in question required applied discussion, interpretation, linking accounting treatment with their financial operating effect. गलती कहां पर कर रहे हैं बच्चे, कहते हैं जो तो फॉरवर्ड वाले सवाल है वो कर रहे हैं, जहां पर अंग्रेजी लिखनी आ रही है ना वहां पर फंस रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि डिस्कशन वाले और इंटरप्रिटेशन वाले सवालों में फंस रहे हैं। और ये आपको पता ही है कि शुरू से ये प्रॉब्लम है हमारा कौमी कि अंग्रेजी जब लिखनी आनी आ जाए तो हम ना रटे लगाई हुई चीजें लिखते हैं, लिंक नहीं करते, और वो क्लियर लिख रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का लिंक करना नहीं आ रहा बच्चों को। ये चीज मैंने रेशियो में भी सिखाई थी आपको कि लिंक करना मेन इंपॉर्टेंट है। जिसने रेशियो पढ़ा था, जिसने पढ़ा ही नहीं वो तो फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि रेशियो का लेक्चर लाजमी लेना। ये नया लेक्चर भी मैंने शेयर किए हैं इस अटेम्प्ट के, पुराने भी पढ़े हुए हैं, लेकिन वो पेपर देने की नीयत से लेक्चर लेना और होता है, नॉलेज हासिल करने के लिए लेक्चर लेना एक और बात है। हम नॉलेज हासिल करने से हमारा कोई ताल्लुक थोड़ी होता है, हमने तो कहते हैं पेपर पास होने के लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं। The quality of presentation continue to affect performance. In numerical question, examinee often present final figure without adequate working. कहता है प्रॉपर वर्किंग भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। फिर विच लिमिटेड द अवार्ड ऑफ पार्शियल मार्क्स, वर्किंग के अपने नंबर होते हैं, तो फिर वो कहते हैं अगर वर्किंग नहीं करके आते तो जो नंबर है वो उसके मिस हो जाते हैं। In discussion question, many response were generic and did not connect the IFRS requirement to the specific facts of the scenario. बड़ा क्या कह रहा है, कहता है कि जब वो डिस्कशन वाला सवाल है ना तो रटी रटाई चीजें लिख कर आ रहे हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि स्पेसिफिक सिनेरियो में IFRS कैसे अप्लाई होता है। फिर a brief conclusion without supporting reasoning is usually insufficient, particularly in discussion based required. मेन वो कह रहा है कि जिसमें भी डिस्कशन करनी आ रही है ना उसमें नई अच्छी परफॉर्मेंस आ रही। हम क्वेश्चन नंबर पहले 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा जिसमें इतनी बदतमीजी वाला रिजल्ट आया, डिस्कस, यही बदतमीजी है। अब वाला हुआ क्या होना है, किसी ने इसकी एंट्री पास कर दी होनी है। आपको पता है जब क्वेश्चन डिस्कस या एक्सप्लेन करने वाला है तो वो अंग्रेजी लिखनी होती है। Implication of above, sale incentive on the recognition and measurement of revenue in accordance with IFRS, 9 नंबर का सवाल था। और डिस्कशन वाले में हालांकि ये सवाल आसान होता है, सेंटेंस मेकिंग अच्छी होनी चाहिए और ये बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लिख लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो वाला सवाल था, रेशियो एनालिसिस वाला, अब वो नहीं है टॉपिक में। और क्वेश्चन नंबर 6 के हम अलग से रिमार्क्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के 4 के भी।
क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्वियसली इसने गालियां देनी है, पढ़ने तो नहीं चाहिए। In the most concerning performance was in question number 4, only 3% examinees secured passing marks, मतलब 4.5 नंबर या उससे ज्यादा, while 51% did not score any marks. Just imagine 51% स्टूडेंट ने 0 नंबर लिए। हालांकि इतना ही कोई टॉपिक नहीं है, IFRS 15 बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट क्या है मसला था डिस्कस करने वाला। हालांकि ये ज्यादा आसान हो जाता है, एंट्री बंदे को बस थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है बस। फिर कहते द क्वेश्चन टेस्टेड अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ IFRS 15 थ्रू 2 कॉमन न्यूमेरिकल इंसेंटिव्स, extended interest free credit and a right of recognition, right of return. Most answers were either very brief या consisted of general statement about revenue recognition without addressing the specific implication of significant financing component and variable consideration. कहता हर किसी ने ना अपना क्वेश्चन के साथ लिंक ही नहीं किया, खुद से जो 2-4 लाइनें लिख सकता था वो लिख दी। फिर वो कहता है even where examinees identify the possibility of financing component, कहता है कुछ ने तो financing component पहचान लिया, they did not differentiate between shorter credit periods and credit periods exceeding 1 year. जो within next 12 month होता है वो हम current liability में लिखते हैं, जो more than 12 month होते हैं वो हम non current liability में लिखते हैं। ये हमारा शुरू से ही काम कर रहे हैं, ये तो PRC से आ रहा है। कहता है इसमें मसला है। The practical expedient of IFRS for arrangement where the period between transfer and payment is 1 year or less was also omitted. फिर आगे राइट ऑफ रिटर्न है, ये क्वेश्चन अब वहां पर बेस्ट देख सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन के अंदर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भला क्या की होंगी। मैंने आपको कहा भी था कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, जिसने की अच्छी बात है, उसको भी पता चल जाएगा कि अबौजदाद ने क्या गलती की है, मतलब जो पहले लोग अपेयर हो चुके हैं उनसे क्या गलती हुई है और हमारी क्या गलती थी। पासिंग रेशियो 27% है और 27% डिड नॉट सिक्योर एनी मार्क्स, मतलब 27% पास हुए, 27% 0 पे। इंडिकेट दैट examinees found this question challenging. Although examinees reported the bond at fair value, the fair value adjustment was often not shown in OCI. ये हैरानगी वाली बात हो कि जब लिखा हुआ है साफ साफ के फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तो कुछ बच्चों ने उसकी एंट्री ही नहीं पास की हुई। मतलब क्या एंट्री पास की होगी उसने, एंट्री तो वैसे पास ही नहीं करनी थी, एक्सट्रैक्ट बनाने थे। एक पहले इफेक्टिव रेट के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना था और पेमेंट लिखनी थी, एक्सपेंस प्लस करके पेमेंट माइनस करके हमारे पास बैलेंस आ जाता। फिर उस बैलेंस को कंपेयर करते हैं फेयर वैल्यू से, फिर हमारे पास वो आंसर आता है। फेयर वैल्यू से कंपेयर नहीं किया। दूसरा जी, although examine bond at fair value, the fair value adjustment was not shown in OCI and related fair value reserve was not shown in the statement of financial position. सारी सी बात है, OCI है तो OCI इक्विटी में जाता नहीं है, OCI तो इक्विटी का कॉलम है, तो इक्विटी वो कहता है कि वो भी नहीं लिखा फाइनेंशियल पोजीशन के। और सबसे मेन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस स्टेटमेंट वाज फ्रीक्वेंटली इनकरेक्ट, कहता है ये गलत थी, मेन ये चीज है। The common error was the charge the full-time ECL 17.2 million in 25, instead recognition only the increase in loss from 4.5 million to, हम तो SOPL के अंदर कौन सा चार्ज करते हैं, चेंज, लॉस बढ़े या लॉस कम हो, कहते उन्होंने सारा ही 2025 में रिकॉर्ड कर। द क्रेडिट इंपैक्ट ऑफ इंपेयरमेंट वाज आल्सो नॉट रिपोर्टेड इन OCI। जब है फेयर वैल्यू थ्रू OCI तो उसका इंपेयरमेंट जो जाएगा वो भी किस में जाएगा, OCI में जाएगा, और अगर ये अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो फिर वो लॉस अलाउंस में जाता। ओके होगी बात, चलिए जी खत्म हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि करना कैसे था। अब कोशिश करेंगे कि बाकी भी एग्जामिनर कमेंट्स के साथ हम आज सवाल को डिस्कस करें। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम ऐसा करते हैं कि IAS 38 अगले 2-3 दिनों में पढ़ के एनुअल पेपर निकालते हैं, 2026 से स्टार्ट कर देते हैं और वापस चलते हैं 2015 तक। 3 टॉपिक के सवाल लेकर चलते हैं, 38, IFRS 9 और IFRS 15।
ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर उसको डिस्कस करते हैं, जितने सवाल होते जाएंगे करते जाएंगे, जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करते जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक हम करने के बाद फिर हम मिलाएंगे पिछले टॉपिक IAS 33, उसको पिक करेंगे। IAS 33 से साथ IFRS 8 या IAS 21 करवा देंगे। IFRS 15 के मैं सारे क्वेश्चन आपको रीड कर दूंगा, ठीक है, जो IFRS 15 के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसकी रीडिंग मैं कर दूंगा कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन पिक कैसे करना है, ठीक है। बाकी जो होंगे टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है और उसके अच्छे खासे पास पेपर भी कर लिए होंगे, हद 2 या 3 पास पेपर आपके मिस होंगे, 26 का और 25 का, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थोड़ी सी अब नियत भी बनानी है, पेपर पास करने की नियत बनाना जरूरी है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकली। हाँ जी, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं और एक्सट्रैक्ट भी 3 बनाने हैं, OCI का भी बनाना है और SOPL का भी बनाना है और SOFP का भी बनाना है। सबसे पहले नाम लिख देंगे जी, क्या नाम है आपका? वायल, वैसे तो बड़ा गंदा सा नाम है, वाइट्रियम लिमिटेड। हम वायल से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जवाब देने का एक स्टाइल होता है, जरा रिक्वायरमेंट देखो, उसने किस किस की रिक्वायरमेंट पूछी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ये आपने अलग से शो करना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 3 चीजों के एक्सट्रैक्ट पूछे उसने। अब आप ऊपर ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं लिखोगे, हालांकि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर 2 चीजें आती हैं, SOPL और OCI, लेकिन जब उसने अलग अलग नाम लिखे हैं तो हम अलग अलग नाम लिखकर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 25 लिखेंगे, तो दिसंबर 25 ना, तो यहां पर लिखेंगे 2025 2024, वही पुराना तरीका एक्सट्रैक्ट का जब आप छोटे होते पढ़ते थे, रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी SOPL के अंदर? सबसे अच्छा, ये ना आप FR2 में चले गया तो इसलिए थोड़ा सा स्टाइल भी देखना है, कोशिश किया करो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पहले एक्सट्रैक्ट बनाया करो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले आती है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है, उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आती है। तो सीक्वेंस के हिसाब से जो प्रैक्टिकल सीक्वेंस है उसमें फाइनेंशियल पोजीशन पहले आती है। अभी तो हमने लिख दिया तो अब कर रहे हैं, वैसे अगर सवाल नेक्स्ट करेंगे हम तो फाइनेंशियल पोजीशन पहले और SOPL बाद में। इसमें क्या क्या चीजों का जिक्र आ रहा होगा? एक तो इंपेयरमेंट का जिक्र होगा, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस का जिक्र होगा, अदर इनकम, ठीक है, और इंपेयरमेंट लॉस और अदर इनकम, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंपेयरमेंट लॉस और हम लिख लेते हैं फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम। ये 2 चीजें आ जाएंगी हमारी SOPL की। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज आएगी? स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहां पर आप हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अदर comprehensive income for the year ended दिसंबर 25। हाँ जी जनाब, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? एक तो फेयर वैल्यू का जो चेंज आएगा वो आएगा, एक तो फेयर वैल्यू का चेंज आएगा,
और दूसरा इंपेयरमेंट की वजह से जो चेंज आएगा वो भी इधर जाएगा, जो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे उसका जो डिफरेंस आएगा वो भी ओसीआई में जाएगा। अगर तो होगा थ्रू ओसीआई, सॉरी थ्रू अमोर्टाइज कॉस्ट, वो इन दी अलाउंस में जाएगा और अलाउंस अपने एसेट में से माइनस होगा, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होती है। और अगर तो ओसीआई आएगा तो फिर वो एसेट में से माइनस नहीं होगा, वो थ्रू का किधर जाएगा, ओसीआई में। उसके बाद आ जाए जी आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st December 2025, फाइनेंशियल एसेट इसमें तो 100% मार्क्स आने चाहिए। क्यों 27% बच्चों ने मार्क्स स्कोर नहीं किया? क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके फ्री के मार्क्स होते हैं। उसके बाद इक्विटी, इक्विटी में क्या आएगा भला? फेयर वैल्यू रिजर्व इसे बोलते हैं, या फेयर वैल्यू अलाउंस, फेयर वैल्यू रिजर्व, ये हेडिंग बन गई हमारी, यही बनती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। अगर थ्रू एसपीएल है तो फेयर वैल्यू का एसपीएल का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी अब हमने क्वेश्चन वर्किंग करते जाना, क्वेश्चन करते जाना। सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे आसान, फाइनेंशियल एसेट लिखना, और अगर वो फेयर वैल्यू पर है तो क्या लिखेंगे? 2024 की फेयर वैल्यू लिख देंगे, 2025 की फेयर वैल्यू लिख देंगे, खत्म। फेयर वैल्यू पे लिखना है ना, तो 2024 के एंड पे फेयर वैल्यू होगी वो होगी। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे लिखना होता तो फिर भला कौन सा लिखते? बैलेंस, टेबल का क्लोजिंग बैलेंस, टेबल का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट की सूरत में। और फेयर वैल्यू अगर थ्रू ओसीआई एसपीएल है तो फेयर वैल्यू लिख देते डायरेक्ट। ये तो बिल्कुल आईएएस 40 की तरह है। तो आप क्वेश्चन देखें, यहां पर आपके पास दिसंबर 2024 में फेयर वैल्यू है 228 और दिसंबर 25 में फेयर वैल्यू है 220, तो ये आपका काम पूरा हो गया। यहां पर ऊपर इधर ही लिख लेते हैं टाइम, 2025 2024, और फाइनेंशियल एसेट का नाम क्या? बॉन्ड्स। 2024 में कितना है? 228, यहां पर 24 आएगा, 228, और 2025 में कितना है? 220 रुपीज एंड मिलियन। खत्म हो गया भैया। फ्री के नंबर थे इसके, तो 100% स्टूडेंट पास हो सकते थे इसमें से। अब देखें आगे थोड़ी वर्किंग करके देखते हैं। वर्किंग याद है? यहां पर क्या लिखेंगे? ईयर्स, यहां पर ओपनिंग बैलेंस, फिर इफेक्टिव रेट, इंटरनल इफेक्टिव रेट, फिर कूपन रेट, या इसे पेमेंट भी कह सकते हो, रिसीट कह लो, आप पेमेंट तो नहीं कहेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस, फिर नहीं नेट बैलेंस थ्रू फेयर वैल्यू है ना, पहले क्लोजिंग बैलेंस ही लिखते हैं। 2 सालों का काम करना है बस हमने। सबसे पहले दिसंबर 24 है 25 है? दिसंबर 24। ओपनिंग बैलेंस कितना था? आओ जरा, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे लिखेंगे। फेयर वैल्यू 215 है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4 मिलियन है। पता है इसकी एंट्री पास करते तो क्या एंट्री होती? क्योंकि इस दफा एंट्री आने के चांसेस हैं, अगर आया तो सवाल, तो क्या एंट्री पास होगी इसकी? फाइनेंशियल एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट 219 से, और उस दिन कोई इंपेयरमेंट का चांस था ही नहीं, तो क्या करेंगे? 219, इफेक्टिव रेट इसका है मेरे भाई 15%, और कूपन रेट है इसका 12%। हाँ जी 15% अमाउंट ले कितनी बनती है? कितना? 32 पॉइंट, और 12% किसका लेंगे?
फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू है 50 मिलियन है एक की और 5 टोटल है 250, और 250 का 12% ले लो 30। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 221.85। ओके, उसके बाद दिसंबर 25, 2 साल तक जाना है बस हमने, दिसंबर 25 221.85, इसका 15% लें 33.28 और 30 प्लस माइनस करके बताएं 225.13। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ थ्रू ओसीआई है। तो अगला स्टेप क्या है, दोबारा टेबल डिजाइन करना, 2 साल के लिए दोबारा टेबल डिजाइन करना। याद है ऐसी बातें सारी। दोबारा टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ईयर्स, ओपनिंग बैलेंस, इफेक्टिव रेट, रिसीट, नेट बैलेंस, फिर फेयर वैल्यू, फिर गेन या लॉस। ये बनेगा ना। और जिसको नहीं समझ लग रही ना सही, पूछना है तो पूछ ले, ऐसा होना नहीं है। 219, क्योंकि मुझे अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा ना, तो इसलिए मैं भागता जा रहा हूं कि आपको सबको आता है, कहीं मैं गलती कर दूं तो बता देना। 219 इफेक्टिव रेट कितना है इसका, अच्छा क्या कॉपी पेस्ट क्या मारते हैं यहाँ 32.85, 30, 33.28 और यहां तक कॉपी पेस्ट है 221.85, यहां तक कॉपी पेस्ट है। इसे हम कहते हैं एक तरह का टी ऐसे बन रहा होता है और नीचे दोनों लाइनें आ रही होती हैं। अच्छा 221 वाला एसेट हमारा मार्केट में 228 का हो गया, ना मानो तो ये देख लो 2024 में 228 मिलियन का हो गया। तो क्या हुआ फिर, गेन है लॉस, कितने से 6.15। एंट्री दिमाग में चल रही है साथ साथ। इसकी एंट्री बोला क्या पास होगी, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट या फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। फिर अगले साल दिसंबर 25 में यहां पर क्या लिखेंगे 228। अब इसमें 33.28 प्लस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो नेट बैलेंस कितना आ जाएगा 231.28। और ये वाला एसेट हो गया 220 का, ये वाला एसेट हो गया 220 का। गेन है लॉस, लॉस कितने से 11 पॉइंट, और ये भी थ्रू ओसीआई होगा, ये भी थ्रू। तो फॉर द ईयर सरप्लस हमारे पास आया एक दफा, मतलब थ्रू ओसीआई 6.15, और दूसरा आया ओसीआई टू इंपेयरमेंट। पहले साल फेयर वैल्यू बढ़ गई, अगले साल फेयर वैल्यू कम होगी। अब हम ये पूरा सवाल हमारा हो गया, तकरीबन ये 8-9 नंबर का सवाल था और एक तरह के फ्री के मार्क्स हैं, ये खत्म हो गया सवाल हमारा। और इंपेयरमेंट टेस्ट भी साथ लगा लेते हैं इधर ही। 2024 में हमारे एसेट पे इंपेयरमेंट सिग्निफिकेंस क्रेडिट लॉस कम था, तो हम ले लेंगे 12 मंथ क्रेडिट लॉस 4.5, ये आ जाएगा 2024 में। अब 2025 में क्योंकि उसने कहा है कि भाई सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ गया है, तो आपको पता है कि जो 12 मंथ क्रेडिट लॉस होता है वो लो रिस्क होता है, और जो लाइफ टाइम रिस्क होता है वो हाई रिस्क होता है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ना, तो हमने किस पे लिया 17 पॉइंट, पिछले साल 4.5 था, अब हो गया 17.2। कम हुआ लॉस या ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा 12 पॉइंट। ये हमारा एक्सपेंस में जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज आता हो, इंक्रीज या डिक्रीज आता होता। पहले इसको तसल्ली से हजम करें, फिर आगे चलते हैं। वर्किंग क्लियर है, क्योंकि ये पिछला टेबल तो सेम बनाना था ना। आज वापस चलते हैं अपने अपने सवाल के ऊपर शुरू से। 2024 का इंपेयरमेंट लॉस क्या था 4.5,
2025 में कितना बढ़ गया? 12 पॉइंट। ये एंट्री पास वाला कौन सी किया है मैंने? ये एंट्री पास किया इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। ये कौन सी एंट्री पास की है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। अब मैं करना है इंपेयरमेंट लॉस, सॉरी ओसीआई क्रेडिट भी तो करना है, थ्रू ओसीआई आ जाए। ये ओसीआई पड़ा। इंपेयरमेंट लॉस पहले कितना रिकॉर्ड करूंगा? 4.5। हाँ तो ये कह रहा है कि मतलब जब से उसने तब से अब तक जो है वो हाँ, तो इसलिए हमने पहले वो दिया। नहीं, हमने इसलिए पहले लो लिया और बाद में हाई दिया। पहले वो कहता है 2024 तक, 2025 के दिसंबर तक पिछला सारा रिस्क इतना था ही नहीं। रिस्क ज्यादा, जब रिस्क लो होता है तो हम 12 मंथ रिस्क लेते हैं। क्या लेते हैं? 12 मंथ। जब रिस्क हाई हो जाता है तब हम लेते हैं लाइफ टाइम रिस्क। अब पहले 2025 से पहले तक तो रिस्क था ही नहीं, तो हमने लो रिस्क ले लिया। वैल्यू लो की बात नहीं कर रहा, लो रिस्क का मतलब है 12 मंथ रिस्क। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगले साल भी वो कहता है कि देयर इज नो चेंज इन द क्रेडिट रिस्क, फिर हम 7.5 मिलियन लेते 2025 का भी लेते, वो ये भी इंक्रीज रहा है, लेकिन हम लेते कौन सा? 7.5। ठीक होगी बात। बट उसने क्या कहा है कि 2025 के बाद सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क बढ़ा है, तो फिर लाइफ टाइम रिस्क ले। ठीक होगी बात। चलें जी। अच्छा मुझे बताएं इंपेयरमेंट लॉस का यहां पर कितनी अमाउंट आएगी? यहां पर तो 4.5 है, क्योंकि पहले साल तो एंट्री क्या पास की? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, ओसीआई क्रेडिट। अगले साल क्या एंट्री पास की? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, ओसीआई क्रेडिट। किस अमाउंट से? कितनी अमाउंट से? 17.5 से या 12.5 से? 12.7 से। अगले साल जो एंट्री पास करेंगे इंक्रीज की एंट्री पास करेंगे, तो कितनी अमाउंट आएगी? 12 पॉइंट। और फॉर द ईयर में तो वही आएगा ना जो फॉर द ईयर एंट्री पास की है, ये फॉर द ईयर ही लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट आ जाए, फेयर वैल्यू गेन या लॉस पे आ जाए। ये तो चीजें, ये तो जो मुफ्त में मिलती है वो तो लिया करो ना, ये चीज मुफ्त की है। इंटरेस्ट इनकम, अगर तो एंट्री पास करते ना तो ये आ जाता फाइनेंशियल एसेट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और अगली एंट्री पास आ जाती बैंक डेबिट फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। लेकिन ये अमाउंट हमने कहां पर लिखनी है? डायरेक्ट इंटरेस्ट इनकम में। 2024 की कितनी इंटरेस्ट इनकम बनती है? 30। 2024 की 32 है, 33 है? 32 और 2025 में 2। इंपेयरमेंट भी आ गया और इंटरेस्ट इनकम भी आ गया, एसओपीएल हमारा पूरा हो गया, और तो कुछ था ही नहीं एसओपीएल के अंदर। यहां पर आए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आए। पहले साल की क्या एंट्री पास की? पहले साल क्या एंट्री पास की? फेयर वैल्यू बढ़ गई तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 6.15। अगले साल क्या एंट्री पास की? ओसीआई डेबिट और फाइनेंशियल एसेट कितनी अमाउंट से? 11 पॉइंट। अब ओसीआई जितना भी ओसीआई है ये इक्विटी में जाता है, लेकिन जाता नेट बैलेंस में। यानी इसका आप टोटल करें जरा, 6.15 प्लस 4.5 10 ये चला जाएगा इक्विटी के अंदर। आप अलग अलग जाकर इक्विटी में ऐड कर दें या 10.65 जाकर इक्विटी में ऐड कर दें, अलग अलग ऐड कर दें या 10.65 ऐड कर दें। इसका टोटल करें 1.4 नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव होगा, 12.7 है।
पहले तो यहां तक कोई सवाल है, क्योंकि सवाल बस इक्विटी में लिखना रह गया, बाकी ओके है, इक्विटी में सिर्फ लिखना रह गया है, डन है। इक्विटी के अंदर फॉर द ईयर होता है या बैलेंसेस होते हैं? इसका मतलब है अगर 10.65 पिछले साल है, अगले साल 1.42 ज्यादा हुआ है तो प्लस करके लिखेंगे, नेट होके कम होगा तो माइनस करके लिखेंगे, मतलब ब्रॉड ऑन प्लस फॉर द ईयर हमारे पास कैरिड ऑन आ जाएगा। लेजर बना लेना ओसीआई का अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो। अब आए जरा, आपके पास साल के शुरू में ओसीआई कितना था? 10 पॉइंट, और अगले साल ओसीआई कितना कम हुआ ज्यादा? ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा हुआ प्लस कर दें, कम हुआ तो माइनस कर दें, तो 1.42 प्लस कर दो, कितना? 12 पॉइंट। लाओ मेरे पे आपका सवाल कब? हाँ जी, किसका? इक्विटी का। देखें, इक्विटी आपका एसओएफटी का बैलेंस है, इक्विटी आपका पिछले साल आपका ब्रॉड ऑन पड़ा था 10.65, इस साल फॉर द ईयर ओसीआई कम कितना हुआ? कम कितना हुआ? 11 पॉइंट, कम कितना हुआ? उनको तो मैंने नेट करके लिखा था ना, 11.28, और ज्यादा कितना हुआ? 12 पॉइंट। क्लोज करेंगे तो कैरिड ऑन कितना आया? 10.07। मैं तो सिंपल, जितना ओसीआई फॉर द ईयर डेबिट होगा कम होगा, क्रेडिट होगा प्लस ज्यादा होगा। आपके पास पिछले साल ओसीआई पड़ा था 10.65, क्योंकि 6.15 से भी बड़ा और 4.5 से भी बड़ा। अगर पहले कोई बैलेंस पड़ा होता तो ये 10.65 उसमें ऐड हो जाता, ठीक है। अब ये पिछले साल का बैलेंस आ गया, अगले साल फॉर द ईयर नेट 1.42 से बढ़ रहा है। या आप सिंपल जनरल एंट्री दिमाग में सोचें, यहां पर ओसीआई क्या हो रहा है? डेबिट, और यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। और डेबिट हुआ तो माइनस, क्रेडिट हुआ तो प्लस। तो कैलकुलेटर भी करते हैं, 10.65 माइनस 11.28 प्लस 12.7, ठीक होगी बात? चले जी, बस ये है कि आई कैप का अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसने एसओएफपी पहले बनाया होगा और हमने बाद में बनाया, ये हमारी गलती है, एसओएफपी पहले बनाते होते हैं। और ये टेबल उसने पूरा नहीं बनाता, याद रखें। आई कैप के सॉल्यूशन इसलिए मैं कहता हूं आप कम से कम देखा करो, क्योंकि आई कैप सिर्फ सजेस्ट करता है कि ये सॉल्यूशन है, वो वर्किंग कंप्लीट नहीं करता, हालांकि हमें कह रहा है कि वर्किंग आप नहीं करते, करता वो खुद भी नहीं है। अदरवाइज उसने ये वर्किंग नहीं की हुई अपने क्वेश्चन के अंदर, वो डायरेक्ट कर देता है, और डायरेक्ट आपको पता थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, में से कितने लोगों ने ये सवाल किया था पहले? कब का दिया था? हाँ, परसों दिया था। हाँ, तो परसों दिया था, लास्ट टाइम यही दिया था। चलिए जी, अपना सॉल्यूशन मैच कर ले। आपने मैच कर लिया होगा? हाँ, सॉरी, 2025 की? हाँ, एंट्री में सारी पास कर देता हूँ, टेंशन वाली एंट्री सारी पास करवाते हैं। सबसे पहले मेरी पहली एंट्री मतलब क्या पास होती? पहली एंट्री फाइनेंशियल एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट 219 से। हाँ जी, हाँ, उसको क्या करना है? कंपाउंड एंट्री? नहीं तो ये कंपाउंड ही है, तो इसके अंदर है 215 प्लस 4, और अगर कंपाउंड करेंगे वो एसपीएल के अंदर कंपाउंड करते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी दो एंट्रीज पास कर सकते थे, फाइनेंशियल एसेट टू बैंक 215, फिर फाइनेंशियल एसेट टू बैंक 5, ऐसे कर सकते थे। यहां तक हो गया। उसके बाद साल के शुरू में देयर इज नो इंपेयरमेंट, अगर साल के शुरू में भी इंपेयरमेंट होती तो वो हमारा ब्रॉड ऑन बन चुका होता, उसकी एंट्री पास करते थे। लेकिन उसने कहा कि साल के शुरू में देयर इज नो इंपेयरमेंट, और हम अगली एंट्री क्या करते? अगली एंट्री आ जाएगी हमारे पास फाइनेंशियल एसेट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और इंटरेस्ट इनकम के साथ क्या लिखना जरूरी होता है? पीएल। हाँ, साल के शुरू वाली ब्रॉड ऑन, और साल के एंड में सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं। ये सवाल हमने एग्जांपल नंबर 17 और 18 यही तो थी। साल के शुरू में अगर 60 है, बाद में 70 होगी, तो हम 10 की एंट्री पास करते साल के एंड पे, टोटल बैलेंस 70 आ जाता, एंट्री 10 की एंट्री पास हो जाती जी।
कितनी अमाउंट है जी? 32.85। फिर बैंक डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट कितने से? फिर फेयर वैल्यू की फाइनेंशियल एसेट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट कितने से? फेयर वैल्यू रिजर्व भी से कहते हैं 6 इंपेयरमेंट भी है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, ओसीआई क्रेडिट कितने से? 4 ये आपकी पहले साल की एंट्रीज पूरी हो। ओके, अगले साल चल, ये ना एक तो है ना आप याद करते हो, याद करने से ना हमेशा मार खाओगे, समझा करो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन पासिंग छोटी है। अगर आपको समझ के एंट्रीज पास करनी आ गई तो पास, फिर अपना फेल होना भूल जाओ, कभी भी नहीं जिंदगी में, आगे आने वाली अकाउंटिंग में भी नहीं। तो इसलिए कोशिश किया करो एक एंट्री पास करनी आनी चाहिए, फिर उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, कहां कहां पोस्ट करनी है। आईकैप साफ साफ आपके सामने लिख दे कि लोग जेनेरिक टाइप मतलब रटा लगा कर आ रहे हैं, मतलब वो देखते नहीं सवाल क्या है, उसको जो आता है वो लिख कर आता है। वो कहता है कि आईकैप जो पूछता है वो नहीं लिख कर आ रहा, और कहता है जो फॉर्मेट वाले सवाल हैं बस वही अच्छे हो रहे हैं उनके, जो कंसोलिडेशन का सवाल हो गया या कोई और फॉर्मेट वाला सवाल आ गया तो वो सवाल ठीक हो गया, जो थोड़ा सा वो कहता है कि इसको लिख कर दिखाए वहां पर बच्चा फंस जाता है। चलें जी, और अगले साल पे चलें। अगले साल पे पहली एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 33.28 ओके हो गया। फिर उसके बाद बैंक डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट, सॉरी हाँ फाइनेंशियल एसेट बनेगा 30 से। फिर फेयर वैल्यू, ओसीआई डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट 11.28 से। फिर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, ओसीआई क्रेडिट, डिफरेंस से मतलब पहले 4.5 था, फिर हो गया 17 पॉइंट समथिंग, जो बढ़ गया तो इंपेयरमेंट डेबिट, कम हो गया तो इंपेयरमेंट रिवर्स। तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? 12.7। हाँ, जब प्रिंसिपल वापस मिलेगा तो उसमें बैंक डेबिट हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट हो जाएगा। ओसीआई के अंदर या टेबल बनाने तो उसमें हम जीरो लिख देते हैं ना एंड पे, और जो डिफरेंस आएगा वो फेयर वैल्यू गेन या लॉस में चला जाता है। हमने आखिरी साल में क्या करना है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है ना, हम समझेंगे कि ये बैलेंस है और फेयर वैल्यू उसकी जीरो समझेंगे। अगर वो बैलेंस पॉजिटिव है, फेयर वैल्यू जीरो हो गई तो फेयर वैल्यू लॉस। अगर वो बैलेंस आपका जो निकाला है वो आ गया नेगेटिव और आपने उसको क्या करना है जीरो, तो सारा फेयर वैल्यू गेन है। ठीक होगी बात जी, सवाल किया था हमने। ठीक है, 10 - 6 4 बच गया। अगर ये पॉजिटिव बचा है ना, वो जो प्लस माइनस करके हम, तो हमने समझना इसकी फेयर वैल्यू जीरो हो गई। अब पॉजिटिव है तो जीरो हो गई तो फेयर वैल्यू लॉस, और अगर नेगेटिव जीरो हो गई तो फेयर वैल्यू गेन। जी हो गया। चलिए जी, हमारी तरफ से IFRS 9 अब आपका कंप्लीट हो गया। अब उसमें अभी भी कोई क्वेश्चन, अब इंपेयरमेंट वाला सवाल आ नहीं सकता क्योंकि इंपेयरमेंट पहले था ही नहीं। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट वाला हो तो ये नहीं होता। हाँ, उसमें देखो मैं बताते हूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट में यहाँ पर हमारे पास होता है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर होता है EIR, यहाँ पर होता है कूपन रेट, यहाँ पर होता है क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा ही है, यहाँ पर जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना 70, यहाँ पर आ गया 5 हो गया 75, यहाँ पर एक्सपोजर हो गया 10, तो कितना बच गया? और यहाँ पर हमने कहा जी हमने लिखना है 0, और जितना बैलेंस ये कितना आ गया 75, ये आ गया 10, बाकी आ गया 65। सारा ही लिखना है, वो प्रीमियम या डिस्काउंट हो जाता है, वो जो डिफरेंस आ रहा होता है वो किस में कवर हो जाता है? प्रीमियम, या मतलब या तो हम रिडीम हो रहा था ऐड प्रीमियम पे, ज्यादा मिले तो ऐड प्रीमियम, और कम मिले तो वो डिस्काउंट बन जाता है। लिखना यहां पर क्लोजिंग बैलेंस तो जीरो हो गया ना क्योंकि रिडीम हो गया,
अगर वो कहता है आपको इंटरेस्ट के साथ इतने पैसे मिले हैं, बाकी डिस्काउंट है, नहीं सर, मैं डिस्काउंट का पता है, अगर ना लास्ट में पेमेंट भी होती है हाँ और जो डिस्काउंट से एक मिनट, पहले हर चीज को इसको अलग अलग रखो। अगर आप कहते हो इंपेयरमेंट हो जाएगी, इंपेयरमेंट का ताल्लुक इसके अंदर इनिशियल अलाउंस में जाएगा, अलाउंस के नाम से जाएगा, उसका अलग ही बनाएंगे। अगर साल के एंड पे हो गया, साल के एंड पे हो जाए, पहली बात तो यह है कि साल के एंड पे हो नहीं सकता, क्योंकि अलाउंस हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है, और इस साल के एंड में क्या कैसे होगा, फ्यूचर में तो कुछ है ही नहीं। अलाउंस हमेशा फ्यूचर, इंपेयरमेंट टेस्ट किस पे लगता है, आज हम खड़े हैं, फ्यूचर में प्रॉब्लम है, तो जब इस साल उसने हो ही खत्म जाना है, तो अलाउंस तो हो ही नहीं सकता। जो पहले वाला कोई अलाउंस वगैरह पड़ा हो तो वो हो सकता है, लेकिन साल के एंड पे अलाउंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलाउंस कहते किसे हैं, हो सकता है मुझे फ्यूचर में पैसे ना मिले, आपका तो बैलेंस वो खत्म हो गया सब, आज तो एग्जीक्यूट कर रहे हो। हाँ, अगर आप कहते हो ये मुझे पैसे मिलने ही नहीं है सारे, तो लॉस में चले जाएंगे, वो तो सीधा सीधा लॉस हो गया, अलाउंस तो हुआ ही ना। अलाउंस होता है, हो सकता है मुझे फ्यूचर में पैसे ना मिले, फ्यूचर के बारे में होता है, करंट नहीं। फ्यूचर के बारे में जैसे 2025 में खड़े हैं, उस वक्त हम सोचते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हमें ये पैसे ना मिले, तो अब 2025 में अलाउंस क्रिएट करते हैं। और कोई कंफ्यूजन, चैलेंज इसको खत्म कर दें।